बच्चों, तो कल हम लोगों ने अपना जो सेकेंड चैप्टर है ज्योग्राफी का उसका स्टार्टिंग किया था। तो उसमें हम लोगों ने इंडिया के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें देखा था, उसके साथ साथ लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ये सब सारी चीज़ों को देखा था। लोकेशन क्या होता है, एक्सटेंट क्या होता है, इन सब सारी चीज़ों को देखा था। जैसे लोकेशन मतलब क्या था कि लोकेशन जैसे हम लोग क्या करते हैं, फ़ोन पे किसी को भेजते हैं, ठीक है। मान लो हम लोगों ने लोकेशन किसी को भेजा, तो लोकेशन में भेजने का मतलब क्या है कि हम कहाँ पे हैं वो उसको बताना। समझ में आया? उसी प्रकार से जो विश्व है, जो हमारा ग्लोब है, उस पर कोई कंट्री कहाँ पे है वो उसका लोकेशन होता है, ठीक है। एक्सटेंड क्या हुआ, तो एक्सटेंड मतलब फैलाव, कहाँ से लेकर कहाँ तक वो देश फैला है लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, उसी प्रकार से लैटिट्यूड के हिसाब से भी कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था। कुछ क्लू थे, जैसे कि भारत अगर देखोगे तो भारत सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। उसके बाद भारत में काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट देखा जाता है, खेला जाता है। भारत का जो स्पाइस है वो दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा, स्पाइसेस जो है, मसाले जो है वो दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। उसी प्रकार ब्राज़ील का हम लोगों ने देखा था कि ब्राज़ील क्या है, सांबा डांस के लिए जाना जाता है। ब्राज़ील में अधिकतर लोग जो है वो फुटबॉल खेलना और देखना पसंद करते हैं। और जो ब्राज़ील है वो एक तरह से कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड है, क्योंकि उसको हम लोग दुनिया में कॉफ़ी के लिए जानते हैं। कॉफ़ी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने भारत का देखा था कि भारत के बारे में थोड़ा सा डिटेल देखा था कि जैसे भारत का नाम क्या है, तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत गणराज्य। उसके बाद उसकी कैपिटल न्यू दिल्ली, जो मैंने की बताया था आपको, ठीक। उसके बाद क्या था कि लोकेशन, कि कहाँ पे पड़ता है भारत। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि भारत जो पड़ता है वो नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, वर्ल्ड में पड़ता है। उसके साथ साथ अगर कॉन्टिनेंट के हिसाब से देखें तो एशिया कॉन्टिनेंट में भारत पड़ता है, आपको पता होगा। एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ साइड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ साइड में। उसके बाद हम लोगों ने देखा था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अगर लैटिट्यूड की बात की जाए तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे पड़ता है। उसके बाद अगर मेन लैंड इंडिया का देखें, किसका देखें? मेन लैंड इंडिया। मेन लैंड इंडिया मतलब जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को छोड़ने के बाद जो पड़ता है वो मेन लैंड इंडिया है। तो मेन लैंड इंडिया आपका शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ये आपका लैटिट्यूड के हिसाब से हो गया। लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक जो आपका भारत है वो लॉन्गिट्यूड के हिसाब से फैला हुआ है, ठीक है। तो ये आपका भारत का जो हम लोगों ने कल देखा था वो हो गया। अभी हम लोग आज ब्राज़ील के बारे में देखने वाले हैं। उसके बाद जो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको देखेंगे और आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो नेम ऑफ द कंट्री जो आपका ब्राज़ील का है उसको हम बोलते हैं फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील। क्या बोलते हैं? फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील, ठीक। और जो कैपिटल है ब्राज़ील का, कैपिटल है उसका नाम क्या है? ब्राज़ीलिया। क्या नाम है उसका? ब्राज़ीलिया नाम है, यहाँ पर लिखा है, ठीक है। उसके बाद लोकेशन की बात करें तो लोकेशन के हिसाब से अगर देखोगे, ठीक है, लोकेशन के हिसाब से देखोगे तो ब्राज़ील का थोड़ा सा हिस्सा जो होता है किधर पड़ता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। अगर नॉर्थ और साउथ में देखोगे तो थोड़ा सा हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है और बाकी का पूरा हिस्सा जो बचा हुआ है वो सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, ठीक है। और ईस्ट वेस्ट में देखोगे तो पूरा जो ब्राज़ील है वेस्ट में आता है, ठीक है। नॉर्थ साउथ में क्या था कि हल्का सा नॉर्थ में आता है, बाकी का साउथ में आता है। और ईस्ट वेस्ट में देखोगे तो पूरा किधर पे आता है? वेस्ट में आता है। तो यही यहाँ पे लिखा है कि सम पार्ट ऑफ जो ब्राज़ील है वो कहाँ पे आता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। और जो मोस्ट ऑफ इस पार्ट, उसका पार्ट है वो कहाँ पे आता है? सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। लेकिन आल्सो इट लाइज, मतलब अगर ईस्ट वेस्ट वाले की बात की जाए तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। कहाँ पे आता है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। अगर उसकी हम एक्सटेंट की बात करें, एक्सटेंट मतलब फैलाव, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो पहले हम लोग देखेंगे लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब जो इस प्रकार की लाइनें हम लोगों ने देखा था, ठीक है। इस प्रकार से क्या बोलते हैं? इसको लैटिट्यूड बोलते हैं। तो लैटिट्यूड की कौन सी लाइन वहाँ से पास होती है? तो 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ से, क्योंकि इसका थोड़ा सा पार्ट किधर पे पड़ता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसीलिए देखो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है। खत्म कहाँ पे होगा? साउथ में, क्योंकि इसका जो अधिकतर पार्ट है कहाँ पे पड़ता है? साउथ में। तो 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ से लेके 33 डिग्री 45 मिनट साउथ तक जो है इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। कौन सा एक्सटेंट है? लैटिट्यूडनल। अभी लॉन्गिट्यूडनल की बात करें, लॉन्गिट्यूडनल की बात करें हम लोग तो 34 डिग्री 47 मिनट वेस्ट से लेकर 73 डिग्री 48 मिनट वेस्ट तक जो है आपका क्या आता है? ब्राज़ील का लॉन्गिट्यूड आता है, ठीक है। तो आपका हो गया लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। उसके बाद हो गया कंट्री का नाम, कैपिटल का नाम, ठीक है। और हम लोग अभी इसके आगे देखने वाले हैं कि इसके अगल बगल में कौन से देश पड़ते हैं। तो इसके अगल बगल में बहुत सारे देश पड़ते हैं, ठीक है। तो उनका नाम मैं आपको ले रहा हूँ। आप मैप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आप फ्रेंच गुआना पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे आप? सूरीनाम पड़ रहा है, गुआना पड़ रहा है,
वेनेजुएला पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कोलंबिया है, पेरू है। अब बुक लेंगे तो आपके बुक में सब चीज़ें लिखी हुई है, पेरू है, बोलीविया है, पराग्वे है, अर्जेंटीना है और उरुग्वे है, ठीक है। उसके बाद अगर वाटर बॉडीज़ देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे, वाटर बॉडीज़, तो इधर पे आपका पड़ता है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, इधर पे क्या पड़ता है, साउथ अटलांटिक ओशियन। मतलब हम लोग अगर देखें तो ये पूरा है अटलांटिक ओशियन ही, लेकिन उसको क्या किया गया है, नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड कर दिया गया है। किस साइड वाले को क्या बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, इधर वाले को क्या बोलते हैं, साउथ अटलांटिक ओशियन। अगर हम लोग देखें देशों के बारे में, तो देश यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है, गुआना है, सूरीनाम है, फ्रेंच गुआना है, मेन बात ये, क्योंकि इस पे अभी फ्रेंच का एक तरह से बोले तो शासन चल रहा है, ऐसा समझ सकते हो आप। सूरीनाम है, गुआना है, वेनेजुएला है, कोलंबिया है, पेरू है, बोलीविया है, पराग्वे है, अर्जेंटीना है, ठीक है। तो ये सब सारे उसके पड़ोसी देश हो गए। तो यहाँ पे आपको जो ये बॉक्स दिया है, आप इसको क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। और जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के लिए यहाँ पे आपको प्लेस छोड़ा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5 डिग्री, उसके बाद लिखेंगे 33 डिग्री, नीचे वाले में लिखेंगे 34 डिग्री और इसमें लिखेंगे 73 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हो जाएगा। और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को अगर आप याद करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि इसको एग्जाम में पूछ सकता है फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको आप देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, आपने फोटो ले लिया होगा। अभी हम लोग देखने वाले हैं बैकग्राउंड इंडिया का, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब भारत का थोड़ा सा पिछला इतिहास है, वो क्या है, ठीक है। हिस्ट्री के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें बस ऐसा ही थोड़ा सा है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि लगभग 150 सालों तक जो हमारा भारत रहा है वो अंग्रेजों के अंडर रहा है, अंग्रेजों के रूल के अंडर रहा है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि अंडर ब्रिटिश रूल ऑलमोस्ट 1.5 सेंचुरी, मतलब लगभग 150 सालों तक क्या है, हमारा भारत ब्रिटिश ताकत के अंदर में था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1947 में हमें क्या मिली, अपनी आज़ादी मिली। मतलब 1947 में जो हमें क्या मिला, एक तरह से आज़ादी मिला, ठीक है। कब मिला, 1947 में, ये तो सबको पता होगा। डेट क्या है, 15 अगस्त। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्वतंत्रता दिवस, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। और 26 जनवरी को क्या हुआ था, हमारे देश में संविधान को लागू किया गया था, तो उसको हम लोग रिपब्लिक डे बोलते हैं, ठीक। आगे क्या होता है, भारत में कई सारे वॉर होते हैं, जैसे 1947-8 में ही एक वॉर होता है, लेकिन हम लोग उसको एक तरह से काउंट नहीं करते हैं। उसके बाद होता है 1962 में चाइना के साथ में वॉर, 1965 पाकिस्तान के साथ में वॉर, 1971 पाकिस्तान के साथ में वॉर, पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को हमारी भारतीय सेना ने सरेंडर कराया, बांग्लादेश को बनाया, ठीक है। उसके बाद 1999 में कारगिल में वापस से पाकिस्तान के साथ में वॉर होता है। तो ये सारे वॉर हो गए। वॉर की वजह से क्या होता है, देश की इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। और उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे अकाल भी आते हैं, बहुत सारे, जैसे सूखा बहुत जगहों पे पड़ जाना, कहीं पे भूकंप आ जाना, कहीं पे बारिश की वजह से फ्लडिंग हो जाना। तो ये सब सारी चीज़ों को भारत फेस करते हुए आज के समय में एक मेजर इकोनॉमी है, मतलब एक तरह से बोल सकते हो मेजर डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। तो आज के समय में क्या है, भारत मेजर डेवलपिंग कंट्री है, कहाँ पे, वर्ल्ड में, ठीक है। दुनिया भर में आज हम काफ़ी तेज़ी के साथ में उभर रहे हैं। जो हमारी इकोनॉमी है वो काफ़ी तेज़ी के साथ में ग्रो कर रही है। इस बार जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ थी 8.2% थी, जितना कि किसी और देश का शायद से नहीं था, ठीक है। उसके बाद वही मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि प्रॉब्लम जो हमने क्या है, 3 वॉर और फेमाइन जैसे सिचुएशन को देखा, ठीक है। और लगभग क्या बहुत समय समय पे हम लोग क्या किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म किया, मतलब अपने इकोनॉमी के अंदर में चेंजेस किए। जैसे 1991 में जो पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने काम किया, हिस्ट्री में आप 9th में पढ़े होंगे, तो पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने जो क्या किया, काम किया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाले, उसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी की हालत उस समय तक गड़बड़ हो रही थी वो धीरे धीरे सुधरने लगती है। और आज के समय में हमारी इकोनॉमी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो इकोनॉमी रिफॉर्म की वजह से इंडियन इकोनॉमी ने क्या पकड़ लिया, पेस पकड़ लिया। पेस पकड़ लिया मतलब स्पीड पकड़ लिया। आज के समय में भारत को एक ग्लोबल मार्केट भी माना जाता है। क्या माना जाता है, ग्लोबल मार्केट। क्यों माना जाता है ग्लोबल मार्केट, क्योंकि भारत क्या है, दुनिया में सबसे अधिक ज़्यादा आबादी वाला देश है। तो सीधी सी बात है, कोई भी कंपनी यहाँ पे अगर आती है तो उसका सामान बेचने के चांसेस क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोग ज़्यादा है तो खरीदेंगे ही ज़्यादा। और हमारी इकोनॉमी भी अच्छा ग्रो कर रही है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, तो सीधी सी बात है परचेसिंग पावर लोगों की बढ़ रही है। तो इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट भी है हमारा देश। उसके बाद क्या है कि भारत का जो पॉपुलेशन है उसमें प्रपोर्शन किसका ज़्यादा है, यूथ का ज़्यादा है, ठीक है। भारत के पॉपुलेशन में यूथ जो है वो ज़्यादा है, इसीलिए जो यूथ होता है वही क्या करता है, काम करता है। वही क्या करता है, काम करता है। वर्किंग पॉपुलेशन उसी को बोलते हैं हम लोग, यूथ को ही बोलते हैं, मतलब 59 ईयर्स तक को बोलते हैं, लेकिन यूथ तो ज़्यादा काम करता है ना, ठीक है। उसके बाद इसीलिए भारत को क्या यंग कंट्री के रूप में भी देखा जाता है। इसीलिए भारत को किस रूप में देखा जाता है, यंग कंट्री में के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पे आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम लोग ने क्या देखा इंडिया का, कि भारत
150 सालों तक क्या था, अंग्रेजों के अंडर में था। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। उसके बाद 3 वॉर्स, उसके बहुत सारे फेमाइन सिचुएशन, बहुत सारे इकोनॉमी में चेंजेस की करके हम आज यहाँ पर पहुँचे हैं, ग्लोबल मार्केट बने हैं। उसके साथ साथ में भारत की पॉपुलेशन में यूथ का जो है प्रपोर्शन वो ज़्यादा है, इसलिए भारत को एक तरह से यंग कंट्री भी बोला जाता है। और आने वाले समय में भारत काफ़ी अच्छा करने वाला है। तो देख लीजिए इसको एक बार। पहले चाहिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कट कर दें। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो पहले ही, फिर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो ये भारत का बैकग्राउंड हो गया। अभी ब्राज़ील का बैकग्राउंड है। तो जैसे भारत क्या था कि लगभग 150 सालों तक अंग्रेजों के राज में था, मतलब ब्रिटिश रूल में था। उसी प्रकार ब्राज़ील भी जो है वो लगभग 300 सालों तक, मतलब 3 सेंचुरी तक पुर्तगीज़ के अंडर में था। सर बोलोगे पुर्तगीज़ क्या है? तो पुर्तगीज़ मतलब पुर्तगाल के लोगों को पुर्तगीज़ बोला जाता था। पुर्तगाल एक देश है यूरोप का, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 1822 में, कब 1822 में इसको इंडिपेंडेंट मिलती है, ठीक है। 1822 में क्या होती है, ब्राज़ील को इंडिपेंडेंट मिलती है। लेकिन जैसे ही ब्राज़ील क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है, उससे 100 साल बाद क्या हो जाता है, लगभग 100 साल बाद वहाँ पे जो मिलिट्री, वहाँ की मिलिट्री क्या कर लेती है, टेक ओवर कर लेती है। समझ में आया? मतलब तख्ता पलट हिंदी में बोलते हैं इसको, कि वहाँ की ही जो मिलिट्री हो वो गवर्नमेंट को हटा दे या फिर गवर्नमेंट को अंदर करके रूल करने लगे। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो पाकिस्तान में ऐसा होते रहता है, अभी म्यांमार में ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कब से कब तक, 1935 से लेकर 1985 तक, लगभग 50 सालों से ज़्यादा वहाँ पे क्या था, मिलिट्री गवर्नमेंट थी। मतलब वहाँ की ही मिलिट्री ने क्या कर लिया था, एक तरह से रूल करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि देश के लिए, मतलब एक लोकतांत्रिक देश के लिए, एक जहाँ पे जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है, वहाँ पे ऐसा जो चीज़ होता है वो सही नहीं होता है, ठीक है। और आगे चल के इसकी वजह से क्या होता है कि ब्राज़ील को कई सारे इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ फेस करने पड़ते हैं। लेकिन आगे चल के 20वीं सेंचुरी में जो है ब्राज़ील इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हुए बाहर निकलता है, ठीक है। ओवरकम फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इन लेट 20वीं सेंचुरी, ठीक है। उसके बाद आज के समय में जो ब्राज़ील है उसको विश्व का इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर भी माना जाता है। मतलब वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है उसमें ब्राज़ील का भी एक हाथ है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि कंट्रीब्यूटर टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब कि जो विश्व में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, वर्ल्ड में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, उसमें ब्राज़ील का भी एक योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, ठीक। आगे चल के क्या होता है कि इंपॉर्टेंट मार्केट इन फ्यूचर, मतलब आने वाले समय के लिए ब्राज़ील को एक इंपॉर्टेंट मार्केट माना जा रहा है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे भी पॉपुलेशन काफ़ी है। मतलब अगर आप साउथ अमेरिका के हिसाब से देखेंगे तो साउथ अमेरिका में ब्राज़ील एक बड़ा देश है और ब्राज़ील का काफ़ी अच्छा पॉपुलेशन भी है वहाँ पे। तो इसलिए आने वाले समय में इसको एक अच्छा मार्केट के रूप में भी देखा जा रहा है। जिस तरीके से भारत आज क्या है, ग्लोबल मार्केट है, विश्व के लिए मार्केट बना हुआ है। तो ठीक है आपका, तो अभी हम लोग का ये जो सेकेंड चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग थर्ड चैप्टर देखने वाले। थर्ड चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। सेकंड चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक क्या है, छोटा चैप्टर है। तो फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज जो आपका चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी आपके ज्योग्राफी के नज़रिए से, उससे कई सारे क्वेश्चंस आपके फ्रेम होते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तब तक आप लोग खेलते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। जय हिंद बच्चों।